हेलो बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास जिसमें मैं बताऊँगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग सीखेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो ऐसे मेन वर्ब्स जो डिपेंड करते हैं ऐसे मेन वर्ब जो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पर और उस सेंटेंस के टेंस पर, तो उन सबको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। एक एग्जांपल से मैं इसे समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई गो टू मार्केट डेली। मैं प्रतिदिन यानी डेली मार्केट जाता हूँ। यहाँ पर गो जो है ये मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये टोटली डिपेंड है आई पर। कैसे ये मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आई के जगह पर ही आ जाए तो ये गो चेंज होकर बन जाता है गोज। ये तब हम लोग लिखेंगे ही गोज टू मार्केट डेली। यानी ये जो गो है ये डिपेंड कर रहा है आई के यानी सब्जेक्ट के ऊपर में। अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाता है। यानी मेन वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है या फिर वो टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब अगर मैं इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये गोज में चेंज हुआ। अब जाकर जब इसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है तो ये गोइंग बन गया। यानी ये मेन वर्ब जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है या फिर सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज होता है तो उसे कहते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब। आशा करता हूँ इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। अब हम लोग सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स को बोलेंगे जो सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी सेंटेंस के टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी कि मेन वर्ब जैसे दिखते हैं, मतलब मेन वर्ब्स डू नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस। ऐसे मेन वर्ब्स की जैसे काम नहीं करते, यानी कि वो डिपेंड नहीं करते सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी टेंस के ऊपर पे, यानी कि वो अपना फॉर्म नहीं बदलते। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझा जा सकता है। राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर ये लव्स जो है ये मेन वर्ब है और ये राहुल से रिलेटेड है। यानी राहुल के जगह पर अगर मैं आई लिखूं तो ये बन जाएगा आई लव टू प्ले क्रिकेट। यानी ये मेन वर्ब चेंज हो रहा है इसमें, यानी ये है फाइनाइट वर्ब, इसे कहेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब। बट अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक और वर्ब जैसा यूज़ हुआ है, वो है प्ले। बट प्ले के आगे लगा है यहाँ टू। यहाँ पर भी हम लोगों ने प्ले के आगे लगाया है टू। ये चेंज हो रहा है, लव से लव बन गया, बट प्ले हमेशा प्ले यहाँ पर प्ले ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि ये है नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में लगे होते हैं बट वो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सेंटेंस के टेंस के अनुसार वो चेंज नहीं करते अपना फॉर्म, वो एज इट इज़ अपने फॉर्म में ही रहते हैं,
तो वैसे वर्ब्स को कहते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इसे और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स किन किन टाइप्स में होते हैं और उनका फॉर्मेट क्या, उनका स्ट्रक्चर, यानी उनके साथ क्या ऐसा चीज़ होता है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो चलिए सीखते हैं इसे। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव्स, सेकेंड टाइप को हम लोग कहते हैं जेरेंट, और थर्ड टाइप को कहते हैं हम लोग पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव्स तरह से यूज़ होते हैं। तो इन्फिनिटिव्स का फॉर्म होता है टू प्लस वर्ब, यानी कोई भी मेन वर्ब अगर टू के बाद आए तो उसे कहते हैं हम लोग इन्फिनिटिव्स। वो लोग अपना फॉर्म नहीं चेंज करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले वाला बताया, राहुल loves to प्ले क्रिकेट। यहाँ पर जब हमने बात किया तो ये लव्स तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, पर जब यहाँ टू के बाद कोई वर्ब आए तो इसे हम लोग कहेंगे इन्फिनिटिव्स। और इन्फिनिटिव्स इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी ये जो टू प्ले आया ये मेरा बन गया नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और एग्जांपल देता हूँ, आई वांट टू सी हिम। मैं उसे देखना चाहता हूँ, यानी ये वांट जो है ये तो मेन वर्ब है, इसे हम लोग फाइनाइट वर्ब भी कहेंगे। ये भी लव्स भी मेन वर्ब है या फिर इसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। बट ये जो टू के बाद, ये टू के बाद प्ले, ये टू के बाद सी आ रहा है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। जब भी टू के बाद प्ले, सी, डांस, ये सारे वर्ब्स टू के बाद में आए तो उसे हम लोग समझेंगे इन्फिनिटिव्स। और इन्फिनिटिव्स अगर कोई है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट होता है। अब हम लोग सीखेंगे इसके दूसरे पार्ट्स को। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं, जिसे हम लोग जेरेंट्स के नाम से जानते हैं। जेरेंट्स मतलब क्या होता है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देने से ये जेरेंट बन जाता है, या फिर इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होता है। तो इसको पहचानने का सबसे बेसिक रूल है कि अगर जेरेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हो और उसके जस्ट बिफोर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, इसके जस्ट बिफोर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया हो तो उसे हम लोग जेरेंट कहेंगे। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, लाइक राहुल लव्स स्विमिंग। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है राहुल लव्स स्विमिंग। ये स्विमिंग वर्ड स्विम के साथ ing का फॉर्म है, यानी ये V4 है। स्विम का ये V4 है, स्विमिंग। बट ये स्विमिंग के जस्ट पहले एक मेन वर्ब आ रहा है, जबकि मैंने कहा कि अगर स्विम में कोई भी V4 फॉर्म में है, मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है और उसके जस्ट आगे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इसके जस्ट आगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो तो उसे जेरेंट कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेर। ये सारे इन सब वर्ब्स को, मतलब इन सारे छोटे छोटे जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इन सब यहाँ पर अगर ना लगा हो तो इसे हम लोग जेरेंट कहते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वाज, वेर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स
किसी भी V4 के पहले ना आए तो उसे हम लोग समझेंगे जेरेंड, और जेरेंड इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जेरेंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब यानी पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V4 फॉर्म, यानी जो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, वर्ब के साथ अगर ing जोड़ दिया जाए तो उसे बोलेंगे V4, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसका मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ जनरली ed या फिर en, ये सारे को जोड़कर वर्ब के थर्ड फॉर्म को बनाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए गो है, इसका V3 बनता है गॉन, गो का V3 बनता है गॉन और V4 गोइंग। तो ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो पार्टिसिपल्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब इनको देखकर हम लोग कैसे समझेंगे कि वो वर्ब फाइनाइट होगा या नॉन फाइनाइट, तो इसे भी हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड टाइप है। तो पार्टिसिपल्स में मेनली यूज होते हैं एज एन एडजेक्टिव। इनका फंक्शन होता है एडजेक्टिव की तरह इसका काम करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अ बैलेंस डाइट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड जो यूज़ हुआ है ये एक्चुअली में पार्टिसिपल का ही फॉर्म है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और ये डाइट के पहले है। डाइट नाउन होता है, नाउन के जस्ट पहले जो यूज़ होता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन की क्वालिटी क्वालिफाई करे, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ अ बैलेंस्ड डाइट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, यहाँ जो बैलेंस्ड यूज़ हुआ है इसके जस्ट पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसे भी हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। जब भी कभी V3 या फिर V4 इन दोनों के पहले हेल्पिंग वर्ब ना आए तो ये दोनों ही कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके जस्ट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो, V4 और V3 के जस्ट पहले इज़, एम, आर, वाज, वेयर एटसेट्रा इन सब में से किसी का भी यूज़ ना हो तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए, ये तो मैंने सिखाया कि इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इन लोगों का ट्रिक याद रखना है आप लोगों को सिर्फ, कि नॉन फाइनाइट वर्ब देखते ही कैसे पहचानना है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं फटाफट से, तो आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्विकली कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं, आप लोग देख लें। अगर किसी भी मेन वर्ब के पहले, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्मेट के फर्स्ट फॉर्म के पहले V1 के पहले अगर टू लगा हो तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। या फिर कहीं पर भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया हो, जिसे हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं, इसके जस्ट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो, अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो इसके V4 के जस्ट पहले, तो वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में ही आएगा। और थर्ड, अगर V3 के जस्ट पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किया गया हो तो भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में ही आएगा। और एक चीज़ होगा, अगर V3 यूज़ किया गया हो तो इसके जस्ट बाद हमें एक नाउन या फिर सब्जेक्ट मिलेगा।
अगर V3 यूज़ किया गया है तो इसके जस्ट बाद एक नाउन या फिर कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा हमें सेंटेंस में। बट हमेशा याद रखना है कि इस पूरे के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होना चाहिए। अगर V3 के जस्ट पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया हो, जैसे अगर हैज़, हैव या फिर हैड, इन तीनों में से कोई भी, या फिर और भी होते हैं बी, इन चारों में से कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब V3 के पहले यूज़ हो गए हैं, इसका मतलब वो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, फिर वो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई करें तो V3 के पहले यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, जिसे हम लोगों ने पार्टिसिपल कहा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। या फिर V4 यूज़ किया गया हो तो उसके जस्ट पहले भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। बस आप लोगों को इतनी छोटी सी चीज़ याद रखनी है। और एक टू के बाद हमेशा वर्ब वन रहे। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आए तो वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी दूर तक समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवीजन करें।